Today we are going to start the chapter breathing and exchange of gases. So this is your first chapter of human physiology, and you can in this chapter you have to study about the respiration. Basically, what do you mean by respiration, and how the respiratory system of the human work, that you will study in this chapter. And what are the steps of respiration, that also you will be studying. So it starts with the respiratory system. In class 10th also you have studied about respiratory system. What is your respiratory tract means? I want to ask, what are the organs that are involved in the respiratory tract? Can anyone tell me? From the nostrils, how the respiratory tract is there and what are the systems? Yes, Kushagri, you can tell. Nostrils, and then pharynx, and then larynx, and then windpipe trachea, Yes. and then bronchi, alveoli. Yes. So bronchi, bronchioles, and alveoli. Finally, we reach till alveoli, and it starts with the nostrils. So you can see in the diagram, this is the respiratory tract, but it has not shown from the nose. Uh, Above it, there is a nose, nasal passage, nasal cavity is there, and then pharynx is there. ठीक, pharynx, and after pharynx is a common opening. pharynx एक common opening होता है, nose और mouth दोनों का, throat region में आता है. then फिर larynx आता है. यहाँ पे larynx दिखा रखा है, voice box, और larynx के ऊपर epiglottis दिखा रखा है. तो epiglottis is a cartilaginous sheet की तरह होता है, जो कि आपका जो फूड पाइप है उस जब हम खाना खाते हैं तब उसको क्या करता है, खाने को वो विंड पाइप में नहीं आने देता, वो विंड पाइप को कवर करता है. तो एपिग्लॉटिस इज जस्ट एक लीफ लाइक कार्टिलेजिनस कवरिंग, तो दैट प्रिवेंट्स द फूड टू गो इनसाइड द विंड पाइप. कभी भी फूड विंड पाइप के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस अगर कोई भी चीज अगर विंड पाइप के अंदर चली जाती है तो निमोनिया वगैरह इन्फेक्शन वहां पर हो सकता है. वहां सड़ती रहेगी चीज, वहां पर इन्फेक्शन फैलेगा, ठीक है, मर भी सकते हैं. अब ये ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इस वाले में ज्यादा डिटेल में बता रखा है कि नेजल कैविटी प्लस पैरानेजल साइनसेस, नॉस्ट्रल्स मींस स्पेसेस अराउंड द नोज. साइनसेस स्पेसेस को बोलते हैं नाक की जो हड्डी है उसके चारों तरफ के, और नेजल मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो स्पेस है उसे पैरानेजल साइनस कहा गया है. देन आगे ओरल कैविटी, माउथ के अंदर की स्पेस को क्या बताया डायग्राम में, ओरल कैविटी. देन दोनों जब कैविटीज एक कॉमन चेम्बर में या कॉमन चैनल पे आ रही हैं उसे बोला है फेरिंग्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स में. नोज की भी आ गई और माउथ की भी आ गई, दोनों एक ही जगह पर जहां पर मिल रही हैं वो फेरिंग्स है. फिर फेरिंग्स के नीचे की तरफ जो जो विंड पाइप है वो सामने की तरफ होता है, चेस्ट में सामने की तरफ होता है विंड पाइप. तो विंड पाइप में जो हमारा स्टार्टिंग अगर बोल सकते हैं वो लैरिंग्स से ही शुरू होता है, वॉइस बॉक्स से ही शुरू होता है. वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स के बाद ट्रैकिया, लैरिंग्स के बाद जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, दैट इज योर ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप. okay, and it is covered with the cartilaginous rings of cartilage, C-shaped ring of cartilage, which you can see is shown by the blue color structure, light blue color structure it is shown. So it is whole, it is covered or lined by the rings of cartilage, so that it has some strength, so that it does not collapse under the pressure. जब सांस लेते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, उस वक्त काफी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर का चेस्ट कैविटी का प्रेशर काफी ड्रॉप और चेंज होता है. तो उस वजह से उस प्रेशर को झेलने के लिए क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है. देन उसके बाद लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में ये डिवाइड हो, ट्रैकिया विल डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस, ठीक है. तो लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकस मतलब पहला डिवीजन है,
फर्स्ट टाइम डिवाइड हुआ है, वाई शेप का स्ट्रक्चर बना है, लंग्स में एंटर कर रहा है। तो उसके बाद लेफ्ट मेन प्राइमरी ब्रोंकस वो आगे जाके फर्दर डिवाइड होगा तो सेकेंडरी लेवल, और सेकेंडरी पाइप में से और पाइप्स बनेंगे तो टर्शरी। तो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह के क्या होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। एंड फाइनली ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये एक इलास्टिक बैग जैसे स्ट्रक्चर्स में, टाइनी बैग जैसे स्ट्रक्चर्स जिनको कहते हैं एल्वेलाई, जो कि हाईली वस्कुलर होते हैं, उनके ऊपर कैपिलरी मेम्ब्रेन्स कवर्ड होती हैं, तो वो एल्वेलाइज कहलाते हैं। दैट इज द एयर, वी कैन से मेम्ब्रेन्स, एयर एक्सचेंज मेम्ब्रेन, गैसेस एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ही एल्वेलाइज हमारी है। एक्चुअली में वहीं जाके गैस एक्सचेंज होता है, बिकॉज वही ब्लड सप्लाइड, वहां पे ही ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो देन आगे हम देखते हैं रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं? पहला स्टेप ब्रीदिंग होगा, जो कि फिजिकल प्रोसेस है। ये सिर्फ वेंटिलेशन है कि इनहेल और एक्सहेल हमने किया, वी हैव टेकन अ ब्रेथ, वन इनहेल वन एक्सहेल काउंट्स एज वन ब्रेथ, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ठीक है, इसकी पर्टिकुलर एक रेट भी होती है। जब हम रेस्ट में होते हैं तो हम 1 मिनट में कम से कम 15 से 20 बार के बीच में हम सांस लेते हैं। ठीक है, और ये ब्रीदिंग कहलाती है। इन दैट वी आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड वी आर ड्रॉइंग आउट द CO2 from the alveolar air out. That is breathing. The next is diffusion of gases of oxygen and CO2 across the alveolar wall. जब एल्वेलाई तक रीच हो गई उसके बाद डिफ्यूजन होना, डिफ्यूजन अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में, कि ब्लड जो कि कैपिलरीज हैं उसमें टिश्यूज से जो ब्लड आया उसमें CO2 ज्यादा रिच है, तो वो कहाँ जाएगा, एल्वेलाई में डिफ्यूज हो जाएगा। और अभी भी हमने सांस भरी है तो उस सांस में ऑक्सीजन रिच है, तो वो ऑक्सीजन किस में आ जाएगी, ब्लड में, हीमोग्लोबिन से कैच हो जाएगी। तो एक्सचेंज करना, तो ऑक्सीजन तो ब्लड ने पकड़ ली और ब्लड की जो CO2 थी वो किस में छूट गई, एल्वेलाई में। तो इस चीज को बोलेंगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस दैट इज अकरिंग अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन। थर्ड स्टेप हो जाएगा, एक बार ब्लड में पहुंच गई जो ऑक्सीजन है, अब उसका क्या होना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। देन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। अब ब्लड से कहाँ जाना है उसे, टिश्यूज। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा कि अब ब्लड में जहां जहां पहुंचे, जिस जिस टिश्यूज तक पहुंचे वहां पर वो ऑक्सीजन को वापस से रिलीज करे ताकि वो टिश्यूज में पहुंचे। वहां से क्या ले ले, वहां से वापस से CO2 को ले ले। तो इस तरीके से ये होता है आपका स्टेप्स है, ये सब स्टेप्स हैं NCERT में दिए हुए हैं ये चारों स्टेप। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म यहाँ दिखा रखा है डायग्राम में कि आपकी ये जो पिंक कलर की स्पेस दिखाई है दैट इज योर चेस्ट कैविटी। इसको थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं क्योंकि ये थोरैक्स रीजन होता है, चेस्ट रीजन को हम क्या बोलते हैं, थोरैक्स रीजन। अब ये किससे लाइंड है, एक तो येलो कलर की जो चीज दिखाई है ये रिब्स का बोन का केज दिखाया है, रिब केज, एक पिंजरा जैसा जो रिब्स ने बनाया है। और फिर नीचे की तरफ क्या है, यहाँ पर जो एरोज नीचे की तरफ जा रहे हैं रिब केज की जस्ट नीचे, यहाँ पर डायफ्राम है। डायफ्राम को एक शीट की तरह दिखा है, पिंक कलर की जो पतली सी शीट है जिससे लाइंड है कैविटी, वो क्या है आपका डायफ्राम है। तो दो चीजें हैं जो कि थोरैसिक कैविटी के अंदर इंपॉर्टेंट हैं एंड ब्रीदिंग से रिलेटेड है, दैट इज दिस पिंक शीट। ठीक है, पतली सी पिंक शीट है जिसपे लंग्स रेस्ट कर रहे हैं, और येलो कलर की रिब केज। तो ये एक टाइट वी कैन से एक स्पेस बनाता है जिस चेस्ट कैविटी कहते हैं। जब रिब्स बाहर की तरफ जाती हैं, रेज होती हैं, मतलब बाहर की तरफ जाती हैं, और डायफ्राम नीचे की तरफ रिलैक्स्ड होता है, वी कैन से डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉट रिलैक्स बट कॉन्ट्रैक्ट, अपनी साइज छोटी कर रहा है। जब डायफ्राम अपनी साइज छोटी कर रहा है, नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है और रिब्स बाहर की तरफ जा रही हैं, तो क्या हो रहा है, चेस्ट कैविटी का एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब एरिया बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अंदर इंटरनल प्रेशर कम हो जाएगा, तो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे बैलेंस कर देगा, एयर बाहर से अंदर आ जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट अगर होगा कि रिब्स और स्टर्नम अंदर की तरफ पुश हो और डायफ्राम रिलैक्स हो जाए, तो चेस्ट कैविटी का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो एक्सहेल हो जाएगा, एक्सहेलेशन हो जाएगा। तो ब्रीदिंग में यही होता है, इनहेलेशन और
एक्सहेलेशन। ठीक है, डायग्राम, ये भी डायग्राम आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो भी हमने डिस्क्राइब किया वो यहाँ पर भी दिया हुआ है। इसमें इंटरकोस्टल मसल्स की बात करी गई है। इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं? आपस में जो 12 पेयर रिब्स हैं उनके बीच का जो गैप है, वो वैसे तो सेट्स ऑफ रिब्स हैं, जब हम स्केलेटल सिस्टम देखेंगे बीच के गैप में मसल्स होती हैं जो आपस में रिब्स को क्या करती हैं, एक पैक करती हैं, कह सकते हैं आपस में अटैच करती हैं। तो वो इंटरकोस्टल मसल्स होती है रिब्स के बीच में। ठीक है, और यही रिब्स को बाहर की तरफ पुल और पुश करती है, अंदर की तरफ पुश और बाहर की तरफ पुल करती है रिब्स को। तो इसी से साइज क्या होता है चेस्ट कैविटी का, डिक्रीज या इंक्रीज होता है। देन ओवरऑल इंक्रीज इन द वॉल्यूम, यहाँ पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज दिए हैं। ये चार्ट आपका हाँ बायो का एक क्लास है, बैठो। तो दिस इज द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज मीन्स ये वॉल्यूम्स इसलिए ज़रूरी हैं जब कोई पेशेंट एस्थमेटिक हो जाता है, मतलब उसको एस्थमा की प्रॉब्लम है, तो यही वॉल्यूम्स और यही कैपेसिटीज डायग्नोस करने में हेल्प करती हैं कि कौन से पेशेंट का वॉल्यूम, मतलब उसमें कितनी सांस जा रही है, उसकी कितनी परसेंट बिगन से चेस्ट कैविटी फुलफिल हो गई, उसको कितनी ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन उसमें कितनी पहुंच रही है। ठीक है, मीटर्स होते हैं, रेस्पायरोमीटर्स नाम के मीटर्स होते हैं जिससे ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स चेक होती है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट होती हैं टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशन। कोई भी पेशेंट अगर किसी भी रेस्पिरेटरी कंडीशन से सफ़र कर रहा है तो ये सब वॉल्यूम्स को आपको डिटेक्ट किया, इनका एक एवरेज दिया हुआ है कि किसी भी नॉर्मल अडल्ट में इतनी वॉल्यूम्स होनी चाहिए या इतनी ml पर ब्रेथ, इतनी एक ब्रेथ में इतनी ml उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? नॉर्मली ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन टाइडल वॉल्यूम इज द फर्स्ट वॉल्यूम, जो कि जब हम रिलैक्स्ड बैठे हैं, जब हम नॉर्मल है, कोई भी हायर एक्टिविटी नहीं कर रहे, तब हम जितना ml एयर ले सकते हैं। हेल्दी मैन जितना इंस्पायर कर सकता है या तो एक्सपायर कर सकता है, दोनों, या तो इंस्पायर करे या तो एक्सपायर करे, दोनों अगर जो भी एवरेज करेगा वो क्या हो जाएगा, सबसे मंथली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट। So 6000 to 8000 ml एयर पर मिनट, एक मिनट में इतनी एयर इंस्पायर भी कर सकता है और एक्सपायर भी कर सकता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। A healthy man can inspire or expire approximately, जब ये एक ब्रेथ के लिए, पर एक मिनट में हम कितनी ब्रेथ लेते हैं? कम से कम 15 से 20 ब्रेथ लेते हैं। नॉर्मल मैन एक मिनट में इतनी ब्रेथ लेता है, तो इस वजह से उसकी कितनी बैठती है? 6000 से 8000 बैठेगी अगर एक मिनट की कैलकुलेट करें। ठीक है, इतनी ml एक मिनट में एयर जाती है। देन एडिशनल वॉल्यूम, सॉरी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV आता है। टीवी के बाद क्या आता है? IRV। तो टीवी के बाद जो IRV आता है उसमें एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबली इंस्पायरिंग। तो ये क्या है? अगर हमने किसी को बोला है, जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के बोलता है जोर से सांस लो, जोर से सांस लो बोलता है, तो फोर्सिबल इंस्पिरेशन कर रहे हैं, तो बोलेंगे जोर से सांस छोड़ो, तो जोर से सांस छोड़ने के लिए तो फोर्स जहाँ पे लग गया वहां पर ये वॉल्यूम बढ़ जाती है, 2500 से 3000 आ जाती है ml। ठीक है, ये जब वो फोर्सफुली लगा के कर रहा है, मतलब एक ब्रेथ की बात कर रहा है, एक ब्रेथ में अब 500 की जगह वो 2500 भी ml भी ले सकता है। ठीक है, 3000 ml भी वो ले सकता है अगर फोर्स लगा के। जैसे कभी कभी फौज या पुलिस में भर्ती करते हैं तो सीना की, चेस्ट की वो नापते हैं, तो खूब कहते हैं खूब जोर से सांस लो जितनी ले सकते हो। ठीक है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि
इतने इंच का इसका छाती है, तो वो सब जानना चाहते हैं। तो मैंने ये एथलेटिक पर्सन है कि नहीं, स्पोर्ट्स पर्सन है कि नहीं, तो इस तरीके से उसमें ये सब देखा जाता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सिबली एक्सपिरेशन, मतलब बाहर कितनी निकाल सकता है फोर्सिबली। जब वो ये इंस्पिरेटरी है इंस्पायर करने के लिए, एक्सपिरेटरी है बाहर रिलीज करने के लिए। ये 1000 से 1100 रिलीज कर सकता है जब फोर्स लगाए तब। अब रेसिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों का माइनस कर दो, इंस्पिरेटरी रिजर्व और एक्सपिरेटरी रिजर्व का अगर माइनस कर दोगे तो रेसिडुअल वॉल्यूम रहेगा। तो ये ऐसी वॉल्यूम है एयर की जो हमेशा लंग्स में रहती है इवन आफ्टर फोर्सिबली एक्सपिरेशन। जब आप फोर्सिबली बाहर भी निकाल दो एयर को तब भी थोड़ी बहुत एयर हमेशा लंग्स में बनी रहती है। वो होती है 1100 से 1200 ml। ठीक है, तो ये सब वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी इनकी वैल्यूज भी एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं कि क्या इनकी वैल्यूज है। ठीक है, बाय एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ऊपर की कुछ वॉल्यूम्स को जब हम प्लस करते हैं तो ऐड करके कुछ बनती हैं कैपेसिटीज। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनती है, आइडल वॉल्यूम में फोर्सिबली वॉल्यूम भी जोड़ दो अगर इंस्पिरेशन का, तो क्या बनती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब टोटल एबिलिटी। टोटल एबिलिटी पर्सन फोर्स भी लगा ले और नॉर्मल भी, नॉर्मल ब्रेथ के साथ फोर्स वाली ब्रेथ भी ले ले तो उसकी कैपेसिटी बनती है वो टीवी प्लस आईआरवी बनती है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी भी ऐसे ही होगी। ठीक है, तो टीवी प्लस ईआरवी होगी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, ईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब कितनी उसकी फंक्शनल में ईआरवी भी जोड़ देता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी जोड़ देता है और रेसिडुअल वॉल्यूम भी जोड़, मतलब टोटल कितनी वो बाहर रिलीज कर सकता है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा ही रहती है लंग्स में, पर फोर्स वाली जो छोड़ रहा है बाहर उसके साथ साथ रेसिडुअल वॉल्यूम भी तो छोड़ सकता है, तो उसकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी वीसी क्या है, मैक्सिमम एयर वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी ब्रीथ इन, अंदर कितनी ले सकता है। वाइटलिटी मतलब उसकी लंग्स की कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी, कि मैक्सिमम कितनी एयर वो ले सकता है। उसके लंग्स जितने अच्छे होंगे उसकी वाइटल कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी। तो इसमें क्या है, इसमें 3 वॉल्यूम जुड़ती हैं, ईआरवी जुड़ती है, टीवी जुड़ती है और आईआरवी जुड़ती है। इसमें 3 चीजें जुड़ती हैं, ईआरवी, टीवी और आईआरवी। और द मैक्सिमम वॉल्यूम एयर पर्सन कैन ब्रीद आउट या ब्रीद इन, दोनों मैक्सिमम जब टोटल तीनों का टोटल करते हैं तो क्या बनेगी, वाइटल कैपेसिटी बनेगी। तो ये याद रखना है, 2-3 बार याद करोगे तब याद हो जाएगा, अभी तो डिफिकल्ट सा लगेगा। अब ये एक चार्ट है, डायग्राम है, जिससे पूरे स्टेप्स एक बार में क्लियर हो जाते हैं कि किस तरीके से आपका एल्वियोलाई से टिश्यूज तक पहुंच रहा है। ये पूरा एक चार्ट है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, एट द एल्वियोलाई एंड एट द बॉडी टिश्यूज। यहाँ तो एल्वियोलाई के ऊपर तो ये जो मटका जैसा बना रखा है ये एल्वियोलाई का एक बैग जैसा बताया है, ये ब्लू कलर का। इसमें एल्वियोलर एयर का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड का PO2 और PCO2। ठीक है, यानी कि जो एयर अंदर आई है, इंस्पायर्ड एयर आई है, उसमें जो ऑक्सीजन का जो मिलीमीटर ऑफ Hg में नापा जाता है मरकरी के, तो 104 दिखा रखा है। पार्शियल प्रेशर CO2 का 40 दिखा रखा है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। एल्वियोलाई एयर में ये दोनों वैल्यूज हैं। ठीक है, और इसमें जो आपका यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, वो कौन सी आर्टरी लेकर आती है, राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी लेकर आती है। तो नीले कलर का आपको दिख रहा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पर जैसे ही इसमें डिफ्यूजन होता है, मतलब CO2 एल्वियोलाई में जाती है और ऑक्सीजन इधर आती है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, मतलब लंग्स से आ रहा है। यहाँ पर बस लंग्स का टच दिखाया है कि लंग्स में ये पल्मोनरी आर्टरी टच हो रही है और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गई। तो अब रेड कलर का इधर दूसरी तरफ से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट साइड आ रहा है, तो पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और अब ये आउटा के थ्रू और बाकी आर्टरीज के थ्रू नीचे जा रहा है। ठीक है, फिर ये टिश्यूज तक पहुंचा, जब ये टिश्यूज तक पहुंचा तो ऑक्सीजन टिश्यूज में गई और टिश्यूज की CO2 वापस ऊपर आई और वापस से वेन्स के थ्रू, वेना कावा के थ्रू कहाँ आ गई, लेफ्ट साइड, सॉरी नॉट लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑफ द हार्ट।
राइट साइड ऑफ द हार्ट आ गई, सिस्टमिक वेन्स के थ्रू, पूरे सिस्टम की वेन्स के थ्रू हार्ट में आ गई। अब ऑक्सीजन डिफ्यूजन नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, नीचे जो सर्कल के फॉर्म में दिखा रखा है, ऊपर एल्वेलाई दिखा रखी है। एल्वेलाई में स्टार्टिंग में जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 मिलीमीटर Hg दिखाया है। जैसे ही वो ब्लड जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है उसका पार्शियल प्रेशर आप देख रहे हो 40, ठीक है, कम है, और वहां से यहाँ आता है तो 100 में कन्वर्ट हो जाता है, 40 से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, पार्शियल प्रेशर अब 100 हो जाता है। देन यहाँ पर CO2 डिफ्यूजन के वक्त क्या होता है, CO2 सर्कुलेटरी सिस्टम की ब्लड में ज्यादा होती है 46, और एल्वेलाई में कितनी होती है 40, तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मतलब एल्वेलाई में डिफ्यूज जाती है। तो जो भी गैस है वो हमेशा अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन में अपने आप ही डिफ्यूज होगी, इधर भी ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूज होगी, और फिर ये इधर अब इसका क्या हो गया, PCO2 क्या हो गया, लेवल कम हो गया, PCO2 का लेवल हो गया 40। अब ये यहाँ पर जैसे टिश्यूज के पास आके वापस से 46 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। अब ये वाला डायग्राम आपका एनसीईआरटी का है, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने लेयर्स की होती है। यहाँ पर वापस से बैग जैसा जो दिखा रखा है ब्लू कलर का, दैट इज एल्व्यूलर कैविटी, वो एल्व्यूलाई के अंदर की कैविटी है, स्पेस है। अब एल्व्यूलाई की भी तो एपिथीलियम होगी, तो ग्रीनिश कलर की जो एक सिंगल स्क्वामस एपिथीलियम दिखाइए, क्या दिखाइए, स्क्वामस एपिथीलियम सिंगल लेयर्ड। अब उसके ही जस्ट बाहर येलो कलर का क्या दिखा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनऑर्गेनिक प्रोटीन्स सब्सटेंसेस ये भी उसके जस्ट बाहर होते हैं, वो क्या होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियम हमेशा एक इनऑर्गेनिक चीज पे तो रेस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो स्क्वामस एपिथेलियम के जस्ट बाहर क्या है, बेसमेंट सब्सटेंस बोल सकते हैं या बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। और उसके बाहर हमने बताया कि एल्वेओलाई के चारों तरफ क्या होती है, कैपिलरीज होती है, क्या होती है, तो कैपिलरीज की खुद की भी क्या है, एपिथेलियम है। तो ट्रिपल हो गया, एक तो एल्वेओलाई की एपिथेलियम, एक बेसमेंट सब्सटेंस, और एक आपका हो गया कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 3 मेजर लेयर्स, इसमें लिखा भी हुआ है पैराग्राफ में, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलर कैपिलरीज and basement substance between them. However, its total thickness is much less than a millimeter. मिलीमीटर से भी कम की थिकनेस होती है, वैसे बहुत कम होती है इसकी, 1 मिलीमीटर से भी कम की। अब जो 1 सेंटीमीटर होते हैं उसमें 10 मिलीमीटर की छोटी छोटी लाइनें होती हैं, तो पहली 1 ही मिलीमीटर पहली डिवीजन की भी बहुत ही छोटी होती है, पतली होती है, मतलब ये तीनों में, तो इसीलिए आराम से डिफ्यूजन हो जाता है। Then transport of respiratory gases. Blood is the medium of transport for oxygen and CO2. ब्लड एक मीडियम है ट्रांसपोर्ट का गैसेस के लिए। अबाउट 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आरबीसी ही करते हैं। ब्लड में जो आरबीसी है 97% जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करी जा रही है वो किसके थ्रू करी जा रही है, आरबीसी के थ्रू करी जा रही है, बिकॉज आरबीसी में कौन सा प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन कैरियर है, वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, तो इसी वजह से वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। बस 3% ऐसी होती है जो उसके ब्लड के प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट करी जाती है, क्योंकि ब्लड के प्लाज्मा में भी कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेते हैं अपने साइड ग्रुप्स से, अमीनो एसिड्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे कि वो प्लाज्मा में भी डिसॉल्व्ड फॉर्म में क्या भेज सकते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 3% प्लाज्मा के थ्रू जाती है और 97% किसके थ्रू जाती है, आरबीसी के थ्रू। अब Hb जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है तो वो कौन सा हीमोग्लोबिन कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसमें ऑक्सी वर्ड जोड़ देते हैं, ठीक है। और अगर CO2 बॉन्ड बनाएगा तो कार्बोक्सी, तो क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी। पर अभी हम क्योंकि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल दिया। इन एरिया वेयर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाई, Hb plus O2 is equal to ऑक्सी Hb, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऐसे एरिया में जहां पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहां पे कैसा हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। जैसे कि आपकी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, एल्वेलाई के पास जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है उसमें जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड हो जाएगा।
इन एरिया वेयर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लो, जहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो होगी वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, तोड़ देगा, टूट जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ये दिखाया केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा ऐसे एरियाज में जहां पर, यानी कि टिश्यूज लेवल पे। जैसे ही जो आर्टरीज आएंगी टिश्यू लेवल पे, वहां पे ये कंडीशन होगी, ब्लड में क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, बट जैसे ही वो टिश्यूज से कांटेक्ट में आएंगी तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन तो टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाएगी और हीमोग्लोबिन ब्लड में ही रह जाएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा और टिश्यूज को भेज देगा। तो यहाँ पर ये अब कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। अब नियरली 20 to 25% जो CO2 होती है वो आरबीसी ही करते हैं ट्रांसपोर्ट, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वो भी जब भी CO2 ज्यादा किसी एरिया में है तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से भी बॉन्ड बना लेता है, तो इस फॉर्म में तो सिर्फ 20 से 25% CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि 70% किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। 70% मतलब ज्यादा अमाउंट में CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, जो कि इस रिएक्शन के थ्रू बनता है। ठीक है, ये यानी कि हमारा जो इनहेलेशन में जो हमारा एक्सहेलेशन में CO2 है, या जो हमारे टिश्यूज में CO2 जनरेट हो रही है, वो हमेशा पानी से रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करी जाती है, और एक एंजाइम होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो इस रिएक्शन को करती है। ठीक है, तो डिसॉल्व्ड फॉर्म में प्लाज्मा में अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा, और 7% प्लाज्मा के फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करी जाती है। तो इसकी 3 वेज हो गए। 20 to 25% कैसे करेगी, आरबीसी के थ्रू, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू। 70% कैसे करेगी, बाइकार्बोनेट आयन, और 7% कैसे करेगी, प्लाज्मा के थ्रू। ये याद रखना है हमें। ठीक है, अब बॉडी टिश्यूज, ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे एक और डायग्राम से समझा रखा है कि ये बॉडी टिश्यूज है। पहली लाइन क्या है, जिसमें 3 सेल्स दिख रहे हैं, उसमें CO2 रिच हो रही है। ये CO2 ब्लड कैपिलरीज की जो आरबीसी, ब्लड कैपिलरीज में इस तरफ क्या दिखा रहे हैं, राइट तरफ आरबीसी दिखा रखे हैं। ठीक है, बीच में क्या है, मेम्ब्रेन है, ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन होगी। तो बॉडी टिश्यू से CO2 आरबीसी के अंदर आई, आरबीसी में क्या हुआ, या तो हीमोग्लोबिन से वो अटैच हो जाए CO2, ठीक है, या तो क्या करे, CO2 एक और तरीके से भी कर सकते हैं, H2O से बाइंड होके क्या बना दे, H2CO3, बाइकार्बोनेट आयन। और बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा, नहीं, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 तो कार्बोनिक एसिड है, और ये जब अपना प्रोटॉन लूज करेगा तो बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा। बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर निकल जाएंगे। बाइकार्बोनेट आयन जब बाहर निकलते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड शिफ्ट होता है, मतलब प्लाज्मा में जितने क्लोरीन होते हैं, क्योंकि एक नेगेटिव बाहर जा रहा है तो एक नेगेटिव ही अंदर आता है। ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट। तो जितने बाइकार्बोनेट आयन बाहर जाते हैं उतने ही क्लोरीन अंदर आते हैं, बैलेंस बनाने के लिए। HCl नहीं बनता, प्रोटॉन तो है बट HCl नहीं बनता, बिकॉज इसमें फिर क्लोरीन का भी कुछ रहता होगा, कोई बैलेंस रहता होगा, आगे जाके देखते हैं। क्लोरीन को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ रहता है। रेड ब्लड सेल्स है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स है, तो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएंगे, ऑक्सीजन बाउंडेड बाय हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन रिलीज टू द टिश्यू। यानी ब्लू कलर की ऑक्सीजन दिख रही है, ये ग्रे कलर के हीमोग्लोबिन है, तो ये जो जुड़े तो ये भी ब्लूइश हो गया, और जब इस उन्होंने छोड़ी तो वापस से अपने उसी ओरिजिनल कलर में ये आ गए। देन वापस से वही डायग्राम है जो हमने भी पढ़ा था स्टेप में, उसका ही लेबल्ड डायग्राम है, उसमें कोई इतनी लेबलिंग नहीं है, बट इसमें लेबलिंग है कि एल्वेलाई में CO2 बाहर जा रही है, और एल्वेलाई की जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर मिक्स होके टिश्यूज तक पहुंच रही है, और टिश्यूज की CO2 वापस से बाहर जा रही है। ठीक है, तो ये डायग्राम भी है। और देन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मींस हमारी बॉडी में भी टाइम, अलग अलग टाइम पे हमें रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है। कि मान लो हम कोई स्पोर्ट्स डे में पार्ट ले रहे हैं, हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें हमें
रेस्पिरेशन जिसमें हमारी रेस्पिरेटरी रिदम क्या होगी, तेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा सांस नहीं भरेंगे तेजी से तो हम एनर्जी से भाग नहीं पाएंगे। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रीजंस की वजह से, अलग अलग रीजंस की वजह से क्या करना पड़ता है, बॉडी के बॉडी में जो ब्रेन है, जो कंट्रोल करता है हर चीज को, वो रेस्पिरेशन को भी रेगुलेट करता है। हमने 10th में पढ़ा होगा मेडुला रीजन, ठीक है। मेडुला रीजन के अंदर क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की, तो एक तरह से इनवॉलेंट्री ही है रेस्पिरेशन, हमें महसूस तो नहीं होता, हम रोक भी नहीं सकते चाहकर भी सांस लेने को, सांसें चलती रहेंगी जब तक हम मरेंगे नहीं। तो इस वजह से जो ये मेडुला रीजन है उसमें रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करने के सेंटर्स होते हैं, मतलब न्यूरॉन टिश्यूज होते हैं। सेंटर्स कहने का मतलब है नर्वस टिश्यूज है, स्पेशलाइज्ड रीजन है मेडुला में जो कि रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है। और ये सेंटर्स किससे सेंसिटिव होते हैं, ये सेंटर्स हाँ, तो इसके अंदर भी पीएच को, ओस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी पीएच को, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन क्या करेगा, एक तरीके से पीएच और इसके जो प्रोटॉन्स रिलीज होंगे वो क्या करेंगे, बॉडी के अंदर के प्लाज्मा, ब्लड के प्लाज्मा का पीएच चेंज करेंगे। उसकी वजह से पता चलेगा कि CO2 ज्यादा बॉडी के टिश्यूज में या प्लाज्मा में है कि नहीं, ठीक है, कितनी लेवल में CO2 है, या कितनी, या तो कम हो रही है या तो ज्यादा हो रही है। तो वो सब पता रहता है ब्रेन को, और उसके हिसाब से एडजस्ट कराता है। यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ऑरेंज कलर का दिखा रखा है, ये पॉन्स में है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स में होता है, और मेडुला में ये वेगस नर्व के पास एक ब्लू कलर का है, और एक मेडुला में ये रहा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। एपन्यूस्टिक सेंटर, एक एपन्यूस्टिक सेंटर है ये ब्लूइश जो डॉटेड बना है, और एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप बना है, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी, ये दोनों को कंट्रोल करता है, इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी को। और एब्डोमिनल मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स को कंट्रोल करने के लिए नर्व भेजता है नीचे की तरफ। तो ये सब नर्वस टिश्यूज हैं, ये ऑरेंज कलर की हुई, या ये ब्लूइश रीजन हुआ, या फिर ये रेडिश रीजन हुआ, ये सब नर्वस टिश्यूज हैं, ठीक है। और वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के लिए भी यहाँ पर है, क्योंकि वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एक्चुअली हमारी टंग की नर्व है जो हम बोलते हैं। तो ये हमारे जो, क्योंकि बोलने में भी रेस्पिरेशन की रिदम क्या होती है, चेंज होती है, हम ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो ब्रीदिंग इफेक्ट होगी, ठीक है, सांसें तेज चलने लगेगी, और अगर हम धीरे धीरे बोल रहे हैं तो हमारी रेस्पिरेटरी रिदम क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो इन सब से मतलब सिग्नल्स लेते हुए कि किस तरह का इनपुट आ रहा है या किस तरह का आउटपुट आ रहा है, उस हिसाब से हमारी रेस्पिरेटरी रिदम को भी क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। तो मेडुला और पॉन्स मिलकर इसको मेंटेन करते हैं। ऑल्दो एनसीईआरटी में इन सबके नाम मेंशन नहीं है, सिर्फ यही बताया है कि पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसका नाम तो दिया हुआ है, एंड मेडुला में 2 सेंटर्स होते हैं, यही बता रखा है बस, ठीक है। मेडुला में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और एपन्यूस्टिक सेंटर, ये दोनों किसमें है, मेडुला में है। और एब्डोमिनल, और तुम देख रहे हो यहाँ पे ये इसकी जो नर्व्स हैं ये रिब्स को कंट्रोल कर रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड में आ गई, देखो स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी चीज आ रही है वो क्या है, आपकी रिब्स, बैकबोन के थ्रू वो रिब्स को भी कंट्रोल करेगी। तो रिब्स बाहर और अंदर जब होती हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी कम ज्यादा होती है, इसी से तो हम ब्रीदिंग करते हैं। तो ये रेगुलेशन है आपका नर्वस इसका, रेस्पिरेशन का, ठीक है। ये इसको भी पढ़ सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड इट्स डन बाय न्यूरल सिस्टम, ठीक है। न्यूरल सिस्टम इसको कंट्रोल करते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, जैसी डिमांड है उस हिसाब से कंट्रोल करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, सबसे पहला जो सेंटर है जो प्राइमरी है वो मेडुला में ही है। Then another center present in pons region of the brain called pneumotaxic can moderate the functions of the respiratory rhythm center. इसको भी moderate कौन कर सकता है, pons कर सकता है, because pons medulla से position में भी थोड़ा ऊपर है, तो rhythm center को भी maintain कौन कर सकता है, pneumotaxic center. Neural signals from this center can reduce the duration of inspiration and thereby alter the respiratory duration, मतलब time, कितनी लंबी ब्रेथ होगी उसको कंट्रोल करता है पॉन्स वाला सेंटर।
Then a chemosensitive area is situated adjacent to the rhythm center, which is highly sensitive to CO2 and hydrogen ions. Increase in these substances can activate the center, which in turns can signal the rhythm center to make necessary adjustments in the respiratory process by which the substances can be eliminated. या तो H पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो रहे हो हमारे प्लाज्मा में, या CO2 की लेवल ज़्यादा हो रही हो प्लाज्मा में, तो क्या होगा, एक कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अगर एक्स्ट्रा में कुछ भी हो रहा है तो वेस्ट ही है, तो ये ब्रीदिंग रेट को क्या कर देगा, नेचुरली क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे कि CO2 एलिमिनेट हो जाएगी, H पॉजिटिव आयंस भी एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो गया, इसको पढ़ो और इसके जो PDF नोट्स हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगी। शॉर्ट में अपने आप भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, डायग्राम बना लेना और स्टेप्स को अपने फॉर्म में, फ्लो चार्ट फॉर्म में जैसे भी बनाना चाहो बना लेना। तो एक दो डायग्राम बना लो, पूरे मत बनाओ, कुछ तो एनसीईआरटी में भी है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में आप बनाओगे तो आप जो खुद लिखते हो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको समझ में आता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नर्वस कनेक्शंस बनते हैं, तो इस वजह से आपको समझ में आया होगा। आई होप आप पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछना है, हिमांशी, मनमीत और काव्या, you can ask any question, any doubt in today's topic or any slide, किसी स्लाइड में आपको प्रॉब्लम हुई हो, you can ask. No, ma'am. मनमीत से तो मयंक सर पूछने को कह रहे थे ये मैथ पे भी है।